नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत। और संभव क्लासेज लाया है आपके लिए फिर एक शानदार टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक। छोटा सा है लेकिन है दम वाला। और जब हमने तैयारी की थी तो मुझे मेरे हिसाब से सबसे ये हार्ड सा टॉपिक लगता था, याद बड़ा कम रहता था। आज का मैं टॉपिक जो लेके आए आपके लिए वो टॉपिक है भारतीय संविधान की जो कमेटियां थी, समितियां जो थी, उनमें से कई बार सवाल देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की बहुत सारी कमेटियां थी, उनके कौन से अध्यक्ष थे, क्या था। और ये छोटा सा है टॉपिक, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको छोटा मत मानना। केवल एक पन्ने में इसके नोट्स बनते हैं, लेकिन फिर इसी पन्ने में से सवाल आए तो फिर लगता है कि यार इस छोटे से नोट्स में से सवाल हमारा गलत हुआ। ज़्यादा समितियाँ नहीं है, नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आज मैं लाया हूँ इसको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि भारतीय संविधान सभा में जो विभिन्न समितियाँ बनी थी उनकी अध्यक्षों की और उन समितियों की। देखो आप इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो के साथ में आप जाना गूगल पे जाना, बहुत सारी किताबें देखना, बड़ा कन्फ्यूजन हो रखा है और एकदम डिटेल से कहीं है नहीं, और कहीं डिटेल से कोई किताब में, ऑथेंटिक किताबें मिल भी जाती है तो वहाँ भी समझना थोड़ा सा मुश्किल सा है। कोशिश करते हैं चलो अगले 10 मिनट में कि यार ये टॉपिक है वो अपना संविधान सभा की समितियों वाला कंप्लीट हो। संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सरल भाषा में हम बात करेंगे, छोटा सा है मोटा सा है। देखो संविधान सभा की समितियों की बात करें तो संविधान सभा में कुछ समितियां बड़ी थी, कुछ समितियां छोटी थी। बड़ी समितियां मतलब बड़े काम थे उनके पास, और कुछ समितियां छोटी थी जिनके पास कम काम थे लेकिन वो भी महत्वपूर्ण थी। तो पहले बड़ी समितियों की मैं बात करूं तो बड़ी समितियों का ध्यान से देखना आप। बड़ी समितियां जो थी वो कौन कौन सी थी, एक सेकंड आप इस पर चर्चा कर लेते हैं। बड़ी समितियां ध्यान से एक को याद करना है। अभी 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सोच लो कि मैंने एक 10 मिनट का गाना देखा, फेसबुक चला रहे हो, इतने देर में अपना ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। फिर परीक्षा में इसमें से सवाल यार नहीं हुआ तो फिर आपकी गलती है। तो पहले देखो ध्यान से देखेंगे कि संविधान सभा की बड़ी जो समितियां थी उनमें स्थिति क्या थी, कौन कौन सी बड़ी समितियां थी और क्या था। तो सबसे पहले बड़ी समितियों की मैं बात करूं तो बड़ी समितियों में पहली जो समिति थी वो संघ शक्ति समिति थी। संघ शक्ति समिति मतलब सेंट्रल को पावर। देखो संविधान में जितनी भी कमेटियां बनी उनके अलग अलग काम थे, वो उनकी देखरेख करती थी। तो जो संघ शक्ति समिति थी मतलब सेंट्रल को जो पावर देने वाली शक्ति थी वो संघ शक्ति समिति थी जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उस समय जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके पास महत्वपूर्ण काम होना नेचुरल बात। भाई जिस आदमी के पास पावर ज्यादा हो वो कौन सी कमेटी में रहेगा, बड़ी कमेटी में रहेगा, या फिर जिस क्षेत्र का अनुभव है वो उसी कमेटी में रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, पावरफुल थे, महात्मा गांधी के चहेते थे। तो उनके पास जो समितियां थी वो थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति, संघ की शक्ति जो थी उसके लिए कमेटी जो गठित की गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी जो कमेटी थी संघीय संविधान समिति। संघ का जो संविधान बनेगा, संघ के जो पावर के लिए संविधान बनेगा उसके लिए जो चर्चा होगी उसके लिए भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ का मामला आया। अब बात आती है प्रांतों की। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों का काम ज्यादातर दे रखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसने पूरे देश का एकीकरण किया था। तो जो प्रांतों की देखरेख का, प्रांतों की जो संविधान था, प्रांतों के संदर्भ में संविधान में जो प्रावधान करने थे उससे संबंधित जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद होना चाहिए, अभी याद होना चाहिए, जैसे आपको गाना याद होता है वैसे ही इन समितियों के नाम भी अभी याद करना आपको। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 की बात हुई। प्रारूप समिति के बारे में आप सबको पता है। प्रारूप समिति सबसे मोस्ट कमेटी थी। प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने का काम था इनके पास, और ये सारा काम बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहा था। ये सबको याद है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता है। 5वीं क्लास के बच्चे से पूछे, 5वीं 7वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे तो कर देगा, और एग्जाम में आप ये सोचोगे कि प्रारूप समिति मुझे आती है तो ये पूछेगा, नहीं पूछते, सवाल इनमें से पूछेंगे अलग से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। काफी मोस्ट समिति ही थी, लेकिन इसमें से जब सवाल आता है तो मैं आगे चर्चा करूंगा इसके सदस्यों से सवाल पूछते हैं कि कौन सा सदस्य नहीं था, कौन सा था। 4 कमेटियों की बात की। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से, आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार दिए गए संविधान में, तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनी हुई थी मौलिक अधिकारों की। वो कमेटी
साथ ही अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक समिति, सलाहकार समिति बनाई परामर्श देने के लिए। उसके अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कुछ उप समितियां थी जो काफी महत्वपूर्ण थी, इसकी मैं बात कर रहा हूं। 5 नंबर पे आप ध्यान देना, 5 नंबर में उप समितियां बनी हुई थी, 5 उसकी चर्चा करेंगे हम। 5 नंबर की जो समिति थी, बड़ी समिति, उसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने ये मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों से संबंधित, क्योंकि बार बार अल्पसंख्यकों की चर्चा हो रही थी, तो अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कमेटी का अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया, लेकिन इसके सहायता के लिए 5 उप कमेटियां बनाई गई थी, तो उसकी चर्चा करेंगे। अगली जो कमेटी थी प्रक्रिया नियम समिति। अब देखो, आप सबको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान सभा का अध्यक्ष का मतलब एक आप यूं मान लो जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या काम होता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसका व्यवस्थित संचालन करवाया जाए। वैसे ही प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया निगम नहीं है, नियम समिति है। तो प्रक्रिया कैसे चलानी है, संविधान की जो बैठकें होती थी उसमें उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, उसके लिए नियमों का चर्चा करने के लिए ऑथेंटिक जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो निर्णय तो उन्हीं को करना है कि संविधान सभा की बैठक कैसे होनी है, कैसे कैसे नियम बनाने हैं, क्या करना है, कैसे बैठकें आयोजित करनी। तो प्रक्रिया जो प्रक्रिया होगी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति बनी हुई थी, राज्यों पर चर्चा के लिए, वो थी जवाहरलाल नेहरू। देखो यहाँ दोनों कंफ्यूजन है। देखो प्रांतों में संविधान की बात आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांत राज्यों के लिए केवल नाम आया कि राज्यों के लिए समिति थी, उसके लिए थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन के लिए, अब आपसे नहीं याद है कि संविधान सभा की जो प्रक्रिया थी, संचालन काम का जो संचालन था, उस संचालन की अध्यक्षता कौन करेगा? आप सबको पता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष, तो वहां आएगा राजेंद्र प्रसाद। वापस ये 8 समितियां मोस्ट थी। कंफ्यूजन कहां होता है? देखो संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, सीधी सी बात है भाई, वहां के अध्यक्ष ही करेंगे इसको काम। तो अब चाहे प्रक्रिया की बात है चाहे संचालन की बात है, राजेंद्र प्रसाद करना है। संघ की बात करें, संघ के शक्तियों की बात करें, संघ के संविधान की बात करें, राजेंद्र प्रसाद आएंगे। राज्यों की समिति यदि सीधा आ जाए तो राजेंद्र प्रसाद करना है, और राज्यों के लिए यदि प्रांतों के लिए संविधान समिति का नाम आए तो यहां करना सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी पावरफुल थे। एकीकरण में मैंने बात की, प्रारूप समिति का आपको सबको पता है भीमराव अंबेडकर है। इसके साथ ही जो 5 नंबर पे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो कमेटी बनी हुई थी, उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसके लिए 5 कमेटियां बनी हुई थी, चलो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। 5 उप समितियां कौन सी बनी हुई थी, ध्यान से देखना। 5 उप समितियां मौलिक अधिकार, बहिष्कृत क्षेत्र, बहिष्कृत, देखो 3 नाम आया, मौलिक अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातियों के लिए और बहिष्कृत क्षेत्र, 4 क्षेत्र आए हैं, और चारों के लिए अलग अलग कमेटियां थी 5। देखते हैं 5 कमेटियां कौन सी थी, उप समितियां कौन सी थी। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वहां थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी के बारे में मैं बता दूं कि जेबी कृपलानी जब प्रधानमंत्री की बात चल रही थी तो सबसे कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, कांग्रेस की बैठक हुई, तो उसमें सबसे ज्यादा दावेदार जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो मानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने चाहिए। उसके बाद में यदि बात करो 2 नंबर पे कौन थे, तो 2 नंबर पे ये व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी 2 नंबर पे थे। पहले नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल दौड़ में थे, दूसरे नंबर पे जेबी कृपलानी थे। काफी वरिष्ठ नेता थे ये कांग्रेस के। लेकिन नंबर किसका आया? जवाहरलाल नेहरू का। एक अलग विषय है कि जवाहरलाल नेहरू का नंबर महात्मा गांधी की वजह से, आप सबको पता है, महात्मा गांधी की वजह से जवाहरलाल नेहरू का नंबर आया प्रधानमंत्री बनने में। लेकिन ये दूसरे नंबर के नेता थे, सेकंड नंबर के बड़े नेता थे। और इनके पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी, जिसका आपने नाम सुना होगा। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रही। तो जेबी कृपलानी को मौलिक अधिकार, इनके खुद का अधिकार की रक्षा नहीं हो पाई, बुरा मत मानना, इनका खुद का अधिकार था कि प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, कद्दावर नेता थे, लेकिन इनको बनाया गया मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष। याद रखना, आपको याद नहीं हो तो याद रखने का तरीका है कि यह अधिकार इनका यह था कि उप प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। प्रधानमंत्री तो मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उप प्रधानमंत्री की दौड़ में मान लो दूसरे नंबर के थे तो उप प्रधानमंत्री मान सकते हो, लेकिन इनको बनाया गया मौलिक अधिकारों से उप समिति के अध्यक्ष। अब देखो इसी के साथ अल्पसंख्यक जो थे, अल्पसंख्यक उप समिति जो बनाई गई, उसके अध्यक्ष बनाए एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि एच.सी. मुखर्जी पहले ईसाई थे। कौन थे एच.सी. मुखर्जी? ईसाई थे। अब
बंगाल से रिलेटेड थे, एस सी मुखर्जी ईसाई थे। और अब देखो अल्पसंख्यक बात आ रही है अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक ये ईसाई थे, तो भाई बात इसके बारे में अल्पसंख्यकों को मुद्दे वही उठा सकता है जो खुद अल्पसंख्यक हो। तो अल्पसंख्यकों की बात करने के लिए, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए जो उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष बने एस सी मुखर्जी। एस सी मुखर्जी ये याद रख लेना पर ईसाई थे। अब देखो इसके बाद में जो जनजाति क्षेत्र था, पिछड़ा क्षेत्र था, उनके लिए भी अलग अलग व्यक्तियों को बनाया गया। देखो असम को छोड़कर, ध्यान से समझना, यहां असम को छोड़कर 2 क्षेत्रों में बांटा गया। एक तो था पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र था, उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र था, उसके लिए अलग से बनाया गया। और एक था कबायली क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर क्षेत्र था, उनके लिए अलग से बनाया गया, क्योंकि कबायली क्षेत्र था, भारत भी, पाकिस्तान भी उससे शामिल था। तो मान लो, लेकिन इसमें चेंजेज हुआ बाद में। तो देखो उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र, आपको पता है पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों का प्रभाव है, आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो वहां के लिए असम को छोड़कर, असम के लिए अलग सिस्टम था, असम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए उप समिति जो बनी वो थी गोपीनाथ बारदोलाई की अध्यक्षता में, गोपीनाथ, ठीक है। और आंशिक रूप से छोड़े गए, इसके अलावा बाकी भारत के लिए छोड़े गए थे उस समिति के थे एवी ठक्कर। ये गुजरात के व्यक्ति थे, गुजरात के थे ये ठक्कर, एवी ठक्कर, और इनको बप्पा ठक्कर भी कहा जाता है, बप्पा ठक्कर। अब देखो बप्पा ठक्कर ने आदिवासियों की काफी सेवा की, आदिवासियों में काफी मशहूर थे, और साथ में इन्होंने आजादी से पहले आदिवासियों के कल्याण के बहुत सारे प्रयास किए थे। आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया, इनके ये सदस्य रहे हुए थे। हरिजन सेवक संघ के ये उपसभापति थे, हरिजन सेवक संघ के ये उपसभापति थे एवी ठक्कर। और इसी बप्पा ठक्कर को जो ये क्षेत्र था, इसको छोड़कर भारत के अलग अलग क्षेत्र जो थे, जो पिछड़े क्षेत्र थे, दलितों के क्षेत्र थे, आदिवासियों के क्षेत्र थे, उसके लिए जो उप समिति बनी उसके अध्यक्ष एवी ठक्कर को बनाया गया। और साथ में ही उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति के, उत्तर पश्चिम की बात, गुजरात देखो, गुजरात वैसे पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था उसकी आदिवासियों के लिए भी एवी ठक्कर को ही अध्यक्ष बनाया गया। तो 2 समितियां थी जो भारत के आंशिक क्षेत्रों को छोड़कर, जो मान लो पूर्वोत्तर भारत के छोड़कर, असम को छोड़कर जो क्षेत्र थे, उनके लिए, आदिवासियों के लिए, या यूं कहे जनजातीय क्षेत्र थे, उनके लिए एवी ठक्कर को बनाया गया। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर क्षेत्र के लिए एवी ठक्कर को बनाया। बाकी पूर्वोत्तर उत्तर पूर्वी भारत जो था, वहां जनजातीय क्षेत्रों के लिए गोपालनाथ बारदोलोई को अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ अल्पसंख्यकों को एस सी मुखर्जी को बनाया गया, और मौलिक अधिकारों को आपको पता है जे.बी. कृपलानी को बनाएगा। याद हो रहा है? एक बार वीडियो को आराम से देखना। अब 10 मिनट नहीं दे सकते तो फिर आपको इसमें से सवाल सही होना आपको पहले ही पता है, तो कोई बात नहीं। अब आती है छोटी समितियों की बात कर लेते हैं। छोटी समितियां जिनके काम ज्यादा बड़े नहीं थे, उन छोटी समितियों की चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा मोस्ट नहीं, लेकिन कई सवाल मैं देखो यहां से एक सवाल दूंगा मैं आपको, एक सवाल की चर्चा करूंगा कि ऐसे सवाल आ गए तो आप क्या करोगे, आया हुआ है सवाल। देखो छोटी समितियों की बात करें तो वित्त और कर्मचारी समिति, भाई पैसे देने हैं, कर्मचारियों को संभालना है, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, वहां क्या करना है, तो वहां तो आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, वित्त और कर्मचारी समिति। तो ये आपको याद रखने की, क्योंकि वो अध्यक्षता की बात थी। एक समिति थी प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल डे करना है, क्रेडेंशियल समिति। क्रेडेंशियल समिति वास्तव में इसका काम ये था कि मान लो जैसे संविधान सभा के निर्माण के समय दूसरे व्यक्ति आए, कोई मेहमान आए, दूसरे देश के मेहमान आए, वहां से दूसरे देश के मेहमान दूसरे देश में जाना है, तो क्रेडेंशियल का मतलब होता है परिचय। तो इसके लिए एक छोटी सी समिति बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दक्षिण भारत के थे, इंग्लिश के अच्छे जानकार थे ही थे। और अब मेहमान आएंगे तो भाई परिचय के लिए उनको बुलाना है, किसको बुलाना है, क्या करना है, कौन सी चर्चा करनी है, कौन सा मेहमान आया, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। सदन समिति, जो सदन था संविधान सभा का, उस सदन के लिए एक समिति बनी हुई थी, वो थी वी पटाभी सीतारामैया, नाम सुन रखा है, सदन समिति वी पटाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में एक छोटी सी समिति बनी हुई थी। पटाभी सीतारामैया के बारे में हमने पता है कि 1939 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़े होने वाले व्यक्ति थे पटाभी सीतारामैया। और ये पटाभी सीतारामैया के लिए
महात्मा गांधी ने कहा भी था कि इसको जिताना है अपने को। महात्मा गांधी किसके पक्ष में? पट्टाभी सीतारामैया के, सुभाष चंद्र के विरोध में थे। इसके बारे में अलग से आप देखना, एक वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे हम। तो पट्टाभी सीतारामैया भी गांधी जी के खास आदमी थे और ये सदन समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और मैं बता दूं 1948 में जब जयपुर सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम तो अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जयपुर सम्मेलन की। तो पट्टाभी सीतारामैया को सदन समिति का अध्यक्ष बनाया ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति मतलब कार्य ढंग से चले, संविधान सभा का कार्य ढंग से चले। अब देखो जैसे सेठ होते हैं, वो सेठ अपना दुकान का काम ढंग से चलाने के लिए किसको रखते हैं? मुंशी को। पुराने फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा, मुंशी जी, एक बूढ़ा सा आदमी मुंशी जी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन के.एम. मुंशी, ये इसके बारे में और बता दूं, के.एम. मुंशी के बारे में, ये इनका रिलेशन था प्रेमचंद। प्रेमचंद का जिक्र आता है, प्रेमचंद के साथ उन्होंने थोड़े से एक पत्रिका में काम भी किया था, तो उनको कार्य संचालन समिति दे दी। लिखा पढ़ी में ठीक थे, मुंशी जी थे, तो कार्य संचालन कैसे करना है तो के.एम. मुंशी को इसका अध्यक्ष बनाया। छोटे छोटे और देख लेते हैं। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रध्वज से संबंधित जो एडोक कमेटी थी उससे संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनी हुई जीवी मावलंकर, संविधान सभा के संविधान सभा के कार्य ढंग से चले। ये जीवी मावलंकर वही है जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, याद रख लेना, इसके एक एक सवाल बढ़ रहे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। अब ये क्या हुआ? संविधान सभा की कार्य संचालन कैसे हो, अब ये यहाँ आगे राजेंद्र प्रसाद के साथ दूसरे नंबर पे तो यही तो थे, तो इनको कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय से तदर्थ एक समिति थी जिसका अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। एक बार सवाल आया था कि संविधान सभा का ऐसा कौन सा सदस्य था जो संविधान सभा का सदस्य नहीं होते भी उसकी कमेटियों के अध्यक्ष रहे या सदस्य रहे, तो ये शब्द आ जाए यहाँ एस वरदाचारी, तो आपको ये सवाल ऐसे करना है, एस वरदाचारी। और भी आएंगे कुछ नाम। मुख्य आयुक्तों और प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारामैया, जिसका हमने जिक्र किया है। 2-3 समितियों का नाम आपको रटा मार लेना। मुख्य आयुक्तों वाली ज्यादा मोस्ट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय वाली ज्यादा मोस्ट नहीं है, संविधान सभा के कार्यों संचालन की समिति ये भी ज्यादा मोस्ट नहीं है, ये भी ज्यादा मोस्ट नहीं है। आपको जो छोटी कमेटियां हैं उनमें से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। इस प्रकार का सवाल कहीं से निकल कर आता है तो जरूर आपको ध्यान रखना है। ये थी छोटी समितियां। और अगली छोटी समिति थी संघीय संविधान से संबंधित वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति। अब देखो एक कमेटी बनी गई थी कि वित्त से संबंधित जितने भी संविधान में प्रावधान है उससे संबंधित एक समिति बनी हुई थी छोटी, जिसकी अध्यक्ष थे नलिन रंजन सरकार। व्यक्ति पुरुष थे, महिला मत समझ लेना आप, नलिन रंजन सरकार। अब ये देखो जो पश्चिम बंगाल है उसके वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री रहे हुए थे नलिन रंजन सरकार। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी ये रहे, तो वित्त मंत्री थे। अब इनको काम, वित्त मंत्री थे, संविधान सभा में आए, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब वित्त से संबंधित को जानकार ज्यादा नहीं था, तो इनको वापस संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी एक समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और समिति के कौन से? वित्त मंत्री रहे हुए, कौन से वित्त के जानकार थे? तो संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जितने भी वित्त के प्रावधान आर्टिकल लिखे हुए हैं उनसे संबंधित चर्चा के लिए समिति बनी थी। और इनके अध्यक्ष थे नलिन रंजन सरकार। सरकार मतलब याद रख लेना, पश्चिम बंगाल की सरकार में वित्त मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हुए। कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल आपसे ये पूछे कि संविधान सभा की एक समिति के अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, कौन थे? अब वहां क्या करेगा? वहां अपने को फिर समस्या आ जाएगी। उत्तर होगा नलिन रंजन सरकार। याद रह जाएगा। एक बार वीडियो को और देखना आप, मैं कह रहा हूं पक्का आप कभी भूलोगे नहीं, आपको याद भी नहीं होगा तो परीक्षा में जाते ही आपको याद आएगा कि मैंने देखा है ये। तो नलिन रंजन सरकार संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित थे। एक और थे भाषाई प्रांत आयोग। ये देखो भाषाई प्रांत आयोग, जब भारत आजाद हो रहा था उससे पहले ये मांग हो रही थी कि प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर हो। अब यहाँ किताबों में बड़ा कंफ्यूजन, एस के डार लिखा हुआ है, कहीं एस के धर लिखा हुआ है, धर, ये याद रखना। दर भी आ जाए तो भी, दर आयोग भी था, धर आए तो भी करना, डार वैसे गलत है, ये किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ एस के धर या दर दोनों नाम लिखे तो उसको मान लेना। भाषाई प्रांत आयोग, देखो संविधान सभा 1948 में एक
कमेटी बनी थी कि प्रांतों का गठन किस प्रकार हो। तो उसके अध्यक्ष थे एसके धर या दर आयोग। तो ये सबसे पहले प्रयास हुआ, इस कमेटी ने निर्णय यह दिया कि प्रांतों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो ये याद रखना 1948 की कमेटी थी और इसी के साथ इसको उप समिति भी बनाई जिसके अध्यक्ष थे एसके दर। अब इन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, उसके तो कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई। उसके बाद में एक और कमेटी बनी जेवीपी। तो जेवीपी एक कमेटी बनी, उसमें जे का मतलब था जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब था वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब था पटाभी सीतारामैया। इन 3 व्यक्तियों की अध्यक्षता में एक जेवीपी कमेटी बनी और उसने कहा कि चलो भाषा के आधार पर बन जाए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में आपने पढ़ा है कि 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा उन्होंने की थी, वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ आपने पढ़ना है भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एसके दर या धर। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन वो कमेटी के सदस्य थे, इसलिए वो अलग से कमेटी बनी हुई थी जो उसके सदस्य थे, इसलिए इनको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। अब देखो प्रारूप समिति मोस्ट थी, अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया, लेकिन उसकी वापस जांच होनी है। तो जांच होनी बहुत मोस्ट बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो ये किसके पास है, विशेष समिति बना दी उस पर जांच के लिए, और ये थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस जो मीडिया जो आता था उसके लिए जो दीर्घा बनी हुई थी, उसका मैनेजमेंट के लिए भी एक कमेटी बनी हुई थी, उसके नाम था उषानाथ सेन। कहीं नहीं पूछा जाता, सवाल पूछा नहीं जाता। नागरिकता और एडोक समिति एस वर्दाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये कमेटी थी। एक बार वीडियो को आराम से एक बार नहीं 2 बार देख लेना, एक सवाल कहीं सही होता है, एक सवाल गलत होता है, काफी फर्क पड़ता है, ध्यान से देखना। थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेते हैं कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, सबसे मोस्ट जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। अब प्रारूप समिति के सदस्य आपको पता है कितने थे, 7। संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसका गठन 15 अगस्त 1947 के 14 दिन बाद में 29 अगस्त को इसका हुआ, जिसको संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी थी। और इसके 7 सदस्य थे। रट्टा मार लेना, 7 सदस्यों के नाम आपको आने चाहिए। आप सबको पता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में इसके एक और सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगकर, एक थे अलादी कृष्ण अय्यर, एक थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला आसाम से थे, एक थे एन माधवराव। पहले ये बीएल मित्र थे, उसकी जगह माधवराव को शामिल किया गया। एक थे वीटी कृष्णाचारी और ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह थे। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं। अध्यक्ष में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं अपना, भाई अध्यक्ष तो है जो है, ये तो अपने को याद है। इसके बाद एन गोपाल स्वामी आयंगकर की चर्चा में थोड़ी सी कर लूं कि एन गोपाल स्वामी आयंगकर वही व्यक्ति थे, देखो ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे। प्रधानमंत्री के पास उस समय ज्यादा शक्तियां नहीं थी, 1938-39 की बात है। गोपाल स्वामी आयंगकर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे। और आप सबको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का विलय जब हुआ, इनके पास जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी तो इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, बिल्कुल ठाले थे, निठल्ले, मंत्रालय नहीं था। अभी वही मंत्रालय नहीं है तो कुछ तो करना ही है। अब इनको अनुभव किस बात का, जम्मू कश्मीर का अनुभव। तो जो आर्टिकल 370 या जम्मू कश्मीर के विलय का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किसने किया, गोपाल स्वामी आयंगकर ने। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे, जन्म जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे उनको काफी लंबा अनुभव था। और 370 का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो इन्होंने किया था। और साथ में जब ये जम्मू कश्मीर में कबायली आक्रमण हुआ और उसके बाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मसले को लेकर गए, तो इन्होंने कहा था कि भाई एक बार इनको हटाओ और बाद में जनमत संग्रह करवा लेना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने पैरवी की थी। तो आपको दूसरे व्यक्ति थे वो गोपाल स्वामी आयंगकर थे, तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी। ये मुंशी जी के बारे में मैं और बता दूं आपको कि छोटी छोटी समिति के सबसे ज्यादा अध्यक्ष थे। छोटी छोटी बड़ी समितियां नहीं थी लेकिन सबसे ज्यादा समितियों में ये थे के मुंशी। कभी सवाल आ जाए कि सबसे ज्यादा समितियों में कौन व्यक्ति था, मुंशी जी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से थे।
एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे और ये भी प्रारूप समिति में थे। एन माधव राय ये व्यक्ति थे और कृष्णामचारी जो राजस्थान से संबंधित थे, आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो कृष्णामचारी उपाध्यक्ष भी थे तो इसके बारे में मैंने ये डीपी खेतान। अब देखो याद रखने के लिए आपको ज्यादातर जो नाम है वो कृष्ण के नाम है। अम्बेडकर आपको नाम याद रहेगा। गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण को। इसमें कृष्ण है, ठीक है। माधव भी कृष्ण को बोलते हैं और कृष्णामचारी भी कृष्ण को। 4 नाम तो कृष्ण से है। देखो कृष्ण, 2 तो कृष्ण, 1 कृष्ण, 2 कृष्ण, माधव और गोपाल, ये 4 तो कृष्ण हो गए। एक मुस्लिम था जिसका नाम था मोहम्मद सादुल्ला और एक मुंशी जी थे। तो कितने हो गए? 6 और 1 थे अध्यक्ष। कितने हो गए? 7। 4 कृष्ण, 1 सादुल्ला, 1 मुंशी और अध्यक्ष तो है ही है। 4 कृष्ण, 1 सादुल्ला, 1 मुंशी और 1 अध्यक्ष, ये थी प्रारूप समिति। तो याद रख लेना कहीं से भी 4 कृष्ण, यूं याद रख लेना 4 कृष्ण। 4 कृष्ण कौन से? कृष्ण स्वामी अयंगकर, कृष्णामचारी, माधव और गोपाल स्वामी अयंगकर, 4 कृष्ण, 1 सादुल्ला और 1 मुंशी जी और 1 अध्यक्ष, हो गए 7। और डीपी खेतान ये पूछा नहीं जाता, बीएल मित्र के नाम पूछा नहीं जाता। तो ये सारा नाम आपको याद हो जाएगा। नहीं हो रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। तो कम से कम परीक्षा दे के आओ। वो तो विधान सभा की कमेटियों से यदि सवाल आ जाए तो आशा करता हूं अब की बार गलत नहीं होगा। और एक सवाल की कीमत, वो डायलॉग फिल्म वाला नहीं, एक सवाल की कीमत वही जानता है जो 1 नंबर आधे नंबर से फेल हो जाता। लेकिन अब की बार नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो में क्या अच्छा लगा, वीडियो में कौन सी कमी रहेगी, कौन सा आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, कौन सी बात आपको कन्फ्यूज़ कर रही है। कमेंट करके ज़रूर बताना। एक दमदार और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।